ये प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। इस ट्रांसपेरेंट मीडियम में जिधर से रे एंटर करेगी और जिधर से निकलेगी वो दोनों सरफेसेस प्लेन होंगी और एक दूसरे से कुछ एंगल बनाती हुई होंगी। दे आर नॉन पैरेलल। सो अगर हम उसे साइड से देखेंगे ऐसी दिखेगी और ये इसके अंदर का मीडियम है। इट हैज गॉट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये प्रिज्म है। इस तरह से तो इधर के फेस से ये होगा प्रिज्म। जैसे इसको हमने ऐसे कर दिया लाइक दिस और इसमें ग्लास भरा हुआ है। इधर से रेज आएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी और इधर से निकल जाएंगी। यहाँ पर ये इस मीडियम से पास। सो दिस इज प्रिज्म। इसको हम जब सामने से बनाएंगे तो ये वाला इसका कट सेक्शन हमको दिखेगा, ये वाला सेक्शन हमें नहीं दिखेगा। इसको हम लोग ड्राइंग में नहीं बनाएंगे क्योंकि इधर से रेज आती है। रेज की डायरेक्शन हमने दिखानी है, इसलिए इसकी ड्राइंग हम ऐसी बनाया करेंगे। अदरवाइज प्रिज्म इज लाइक दिस। ओके, तो प्रिज्म में जब लाइट रेज एंटर करेंगी तो हम सिर्फ इसका सामने का सेक्शन देखेंगे, साइड के सेक्शन नहीं देखेंगे। ये जो इसका एंगल है, ये एंगल उन दो सरफेसेस के बीच में है जिसमें से एक में रे एंटर करेगी और दूसरी से रे निकलेगी। इस प्रिज्म में टोटल 5 सरफेसेस होती हैं। वन इज दिस, अदर इज दिस और एक नीचे। 3, एक सामने और एक पीछे। देयर आर टोटल 5। आउट ऑफ दीज 5 सरफेसेस 2 सरफेसेस आर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। कौन सी 2 रिफ्रैक्टिंग कहलाएंगी? जिसमें से रे एंटर करती है और जिसमें से रे बाहर निकलती है। अगर ये प्रिज्म ऐसा है तो इस प्रिज्म में एक ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यहाँ से रे अंदर जाती है और यहाँ से रे निकलती है। एक ये दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। दिस सरफेस एंड दिस सरफेस, these 3 surfaces are not participating in refraction। ठीक है, तो 2 ही सरफेसेस रिफ्रैक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो इसलिए 2 प्लेन सरफेस, ये दोनों सरफेस प्लेन होनी चाहिए और इनके बीच में एक एंगल होना चाहिए। बाकी सरफेसेस कैसी भी हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। रिफ्रैक्शन के जो लॉ पढ़ रहे हैं हम प्रिज्म के, that will be applicable if there are 2 surfaces inclined to each other। दोनों के बीच का जो इंक्लिनेशन का एंगल है इसको हम लोग परमानेंट एंगल A मानेंगे एंड दैट विल बी एंगल ऑफ द प्रिज्म। इसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे, इसको बाकी किसी एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं कहेंगे। दोनों सरफेसेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच जो एंगल है दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। और इसको हमने एक सिस्टम बना दिया कि इसे हम A कहा करेंगे। ओके, ये जो रे है दिस इज इनकमिंग रे और इंसिडेंट रे। इसके अंदर में ये इंटरफेस है तो यहाँ रिफ्रैक्शन होता है। तो ये वाली जो रे है दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। यहां से यहां फिर रिफ्रैक्शन होता है, देयर इज अगेन दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन जो रे इसके बाहर जाएगी दैट इज इमर्जेंट रे। ये इसमें से इमर्ज होती है, तो इसलिए इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? इमर्जेंट। इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे। ओके, प्रिज्म में किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है अब उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये एक इंसिडेंट रे आगे सरफेस से स्ट्राइक करती है
यहाँ पर हमने एक नॉर्मल बनाया, नॉर्मल टू दिस सरफेस, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन होना है। ये नॉर्मल टू द सरफेस है, तो ये एंगल क्या होगा? दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I। ओके, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये डेंसर मीडियम में जाएगी, तो रूल क्या है? इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये इसका ओरिजिनल रास्ता था, इस रास्ते पर इसे जाना था, तो हमने बीच में प्रिज्म रख दिया। नाउ इट विल बेंड टुवर्ड नॉर्मल, सो दिस विल बेंड लाइक दिस टुवर्ड नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। इस तरह से ये जाते 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 यहां तक पहुंचेगी, मीडियम चेंज नहीं हो रहा, इसलिए स्ट्रेट जाएगी। यहां पर जाकर मीडियम चेंज हो गया। अगर मीडियम चेंज हो गया, अगेन देयर विल बी रिफ्रैक्शन। अब जो रिफ्रैक्शन होगा, इस रिफ्रैक्शन में दिस इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर में कैसी जाएगी? यस, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पर हमें नॉर्मल मिलना चाहिए, लेकिन पुराना नॉर्मल यहाँ काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये सरफेस इस सरफेस के पैरेलल नहीं है, ये अलग सरफेस है, इसलिए हमने यहाँ पर इसका नॉर्मल बनाया, एंड दैट इज दिस 90 डिग्री बनाते हुए जब ये यहां से स्ट्रेट ऐसे जाना चाहता है, दिस रे इज इन दिस डायरेक्शन। नाउ हाउ इट विल बेंड डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से अवे ऐसे हो जाएगी, एंड इट विल गो लाइक दिस। इस तरह से इस तरफ ये बेंड हो गई। अब ये प्रिज्म से निकल गई है, प्रिज्म से निकल गई है, इसलिए इसका नाम है एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे और आउटगोइंग रे, दिस इज इंसिडेंट रे। ओके, ये दोनों नॉर्मल हैं, ये दोनों नॉर्मल इस पॉइंट पर मिलते हैं, इसको हमने लिख लिया O, एंड दिस इज A। ओके, हम इस पॉइंट का नाम भी A मान लेते हैं और इस एंगल को भी A मान लेते हैं। अब ये एक्शन हुआ, इसमें हमने क्या देखा? जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी, उस ओरिजिनल डायरेक्शन से प्रिज्म से निकलने के बाद ये रे बेंड हो गई। किस तरफ बेंड हो गई? तो इसका आंसर है, ये इसका बेस है और ये इसका एंगल है। ये बेस की तरफ बेंड हुई या एंगल की तरफ? बेस। तो ये नियम हम याद कर लें। इन द प्रिज्म द रे ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स बेस। तो इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहां से निकलने के बाद ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। आंसर है जिधर बेस है उधर जाना है। अगर प्रिज्म को उल्टा कर देंगे तो भी याद रखिएगा, इट विल ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स बेस। It will bend towards base. Yes, जरूरी है, क्योंकि वो दोनों पैरेलल नहीं है, और कोई भी दो लाइनें जो आपस में पैरेलल नहीं हो, कहीं ना कहीं तो मिलेगी ही एक्सटेंड करने से, इसलिए वो एक न एक पॉइंट पर मिलेगी। ओके, और ये पॉइंट को हमने क्या माना? O। अच्छा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, ये नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी, दिस विल बी R। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ दो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, इसलिए हम इसका नाम देते हैं I1 और इसका I। हमको एक रिवर्सिबिलिटी का रूल मालूम है। अगर हम इस रे को रिवर्स डायरेक्शन से भेजेंगे तो ये इधर से आएगी और इसी रास्ते से लौटेगी। उस समय ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमने एक सिस्टम बना लिया कि नॉर्मल के साथ एंगल बनता है जब ये एंगल मीडियम नंबर 1 यानी एयर में बनेगा तो हम इसको I कहेंगे, और जब ये मीडियम नंबर 2 डेंसर मीडियम में बनेगा तो इसको हम R कहेंगे।
इसलिए ये एंगल आई और ये आर, ये एंगल भी आई और ये वाला एंगल आर, लेकिन ये 1 और 1 है तो ये क्या हो गया I2 R2। तो ये इनके मेजरमेंट हो गए I2 एंड R2। दिस साइड this side normal with the refracted ray. This is I2 and this is R2. This is I1, this is R1. अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, उसे देखिए। इस पूरे सिस्टम प्रिज्म में जो रे इंसिडेंट थी वो ये थी और ये उसकी डायरेक्शन थी। जो रे इस सिस्टम से निकली प्रिज्म से वो एमर्जेंट रे है और इसकी डायरेक्शन ये है। ये वाला जो एंगल है ये वो एंगल है जिससे इस रे को मोड़ दिया गया। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन और इसे हम लिखेंगे डेल्टा। एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, इसका नाम एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हमने इसमें अलग अलग इसको नॉमेनक्लेचर कर दिया, अलग अलग नाम दे दिए। अब इनके आपस के रिलेशंस देखिए। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। यहां पर हम पहले थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाते हैं, हम रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। किसका? ये जो इंसिडेंट एंगल, ये इंसिडेंट रे है, ये इसको इस प्रिज्म ने मोड़ दिया है। ये जो इसने मोड़ा है ये किस पर डिपेंड करता है? तो हम अल्टीमेटली निकालेंगे कि ये मोड़ने की ताकत म्यू है, इस पर डिपेंड करता है। दूसरा, ये एंगल ए है, क्या इस पर डिपेंड करता है? ये हम निकालना चाहते हैं और इनका इनके साथ क्या क्या रिलेशन है। तो इनके रिलेशंस देखिए। सबसे पहले शुरू करते हैं। ये नॉर्मल है इस सरफेस पर, तो ये वाला एंगल, ये एंगल, ये कितना हुआ 90 डिग्री। इसी तरह से ये नॉर्मल है तो ये एंगल भी कितना होगा 90। अब एक क्वाड्रिलेटरल की तरफ ध्यान दीजिए। इस रे का नाम दीजिए P Q R S, ये इस रे का नाम है। ओके, क्वाड्रिलेटरल देखिए A Q O R, ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है A Q O R। इसमें एंगल Q और एंगल R कितने हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल्स। इनका सम कितना होगा 180। अगर इनका सम 180 है तो एंगल A और एंगल O का सम कितना होगा? That will be 180, क्योंकि टोटल कितना होता है 360। So in quadrilateral AQOR, angle A plus angle O is equal to 180 degree. In triangle QRO, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। So here we will write R1 plus R2 plus O is equal to, तो हम एंगल का साइन लगाना छोड़ देते हैं क्योंकि सब जगह लगाना पड़ेगा। इट इज अंडरस्टूड कि एंगल लगा हुआ है। So R1 plus R2 plus O is equal to 180. Here A plus O is equal to 180. इन दोनों से क्या पता लगता है? Therefore A is equal to R1 plus R2. This is one relation we have got, और इसको हम नोट कर लेते हैं। A1
A is equal to angle of prism is equal to R1 plus R2. R1 और R2 रिफ्रैक्टेड एंगल दोनों का सम हमेशा किसके बराबर होता है? A के बराबर होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर. दिस इज वन रिलेशन. अब दूसरा रिलेशन देखिए, एक ट्रायंगल और देखिए Q और इसका कुछ नाम दे देते हैं. लेट्स कॉल इट M. QMR. QMR में एक्सटर्नल एंगल है डेल्टा और ये दोनों इंटरनल एंगल हैं. ये एंगल I है तो इसके अपोजिट वाला एंगल कितना होगा? I. उसमें से R1 को माइनस करिए तो ये कितना बचा? I1 माइनस R1. तो ये कितना हुआ? दिस इज I2 माइनस R2. ये I2 तो ये पूरा I2, उसमें से इतना R2 तो बाकी जो बचा वो कितना हुआ? I2 माइनस R2. ये एक्सटर्नल एंगल है डेल्टा. दिस इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू. तो दूसरा इक्वेशन हमको क्या मिला? इन ट्रायंगल QMR, इन ट्रायंगल QMR डेल्टा इज इक्वल टू I1 माइनस R1 plus I2 minus R2. This is external angle is equal to opposite internal angles. This relation is clear. This is equal to angle of deviation is equal to I1 plus I2 minus R1 plus R2. I1 प्लस I2 और माइनस वाले दोनों आपस में ऐड हो गए R1 प्लस R2. But we know that R1 plus R2 is equal to what? A. So this equation we got deviation is equal to I1 plus I2 minus A. ये हमको एक और इक्वेशन मिला. So deviation delta this is equal to I1 plus I2 माइनस 8. तो ये डेविएशन I क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है. किसी भी एक गिवन A के लिए अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे तो डेविएशन भी क्या होगा? इंक्रीज हो सकता है. ओके ये I2 पर भी डिपेंड करेगा ऑफ कोर्स, बट दिस गिव्स ए जनरल आइडिया कि I1 I2 अगर बढ़ते हैं तो डेविएशन भी बढ़ेगा. ओके दिस इज सेकंड रिलेशन. अब देखिए हम इसमें म्यू को इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि डेविएशन का म्यू के साथ क्या रिलेशन. तो म्यू के लिए हम लोगों ने एक रिलेशन देखा. वी नो दैट साइन I अपॉन साइन R is equal to refractive index mu. For small angles, I upon R is equal to mu. तो I किसके बराबर हुआ? I is equal to R multiplied by mu. अगर ऐसा है तो ये जो इक्वेशन 2 है इसको रीराइट करते हैं. Therefore equation 2 is equal to angle of deviation delta is equal to I1 को हम क्या लिख सकते हैं? R1 multiplied by mu. और इसको क्या लिख सकते हैं? R2 multiplied by mu. Mu R1 plus mu R2 minus A. इन दोनों में से म्यू को कॉमन निकालते हैं. अंदर क्या बचेगा? R1 प्लस R2 माइनस A. R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A. सो वी राइट हियर A. म्यू A माइनस A. A को कॉमन निकाल दीजिए. दिस विल बी म्यू माइनस 1. दिस इज रिलेशन बिटवीन डेविएशन एंड म्यू. इससे हमको पता लगता है अगर म्यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो डेविएशन भी बढ़ता जाएगा. सो दिस इज अवर थर्ड रिलेशन. डेल्टा इज इक्वल टू A म्यू माइनस 1.
ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेशन आ गया। इस तरह से ये 3 रिलेशन हमने बनाए। तो डेविएशन किस पर डिपेंड करता है? तो डेविएशन 2 क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा डेविएशन ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा एंगल ऑफ प्रिज्म होगा उतना ज्यादा डेविएशन होगा। ठीक है, सो दिस इज डेविएशन इन द प्रिज्म। लेकिन इसमें एक छोटी सी शर्त हमने यूज की है, उसका ध्यान रखिएगा। वो शर्त ये है कि इस इक्वेशन को बनाते समय हमने ये लिया है, अगर हम स्मॉल एंगल नहीं लेते तो साइन आई और साइन आर को आई और आर नहीं बना सकते थे। इसलिए ये वाला फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए यूज होगा? व्हेन द एंगल्स आर स्मॉल। ठीक है, इसके बाद अगर एंगल नहीं स्मॉल है, देयर इज अनदर फॉर्मूला, वी विल कम टू दैट। तो ये है तीनों रिलेशन विद रेफरेंस टू ए प्रिज्म। और प्रिज्म हमेशा क्या करता है? इट ऑलवेज डेविएट द रेज। डेविएट इन विच डायरेक्शन? टुवर्ड्स द बेस। ये आपको प्रिंसिपली याद रखना है। स्लैब क्या करता है? पिछली क्लास में हमने किया, इट डज नॉट चेंज द डायरेक्शन, इट विल ओनली डिस्प्लेस लैटरली, थोड़ा सा डिस्प्लेस करेगा और डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। प्रिज्म क्या करेगा? इट विल ऑलवेज चेंज द डायरेक्शन, ऑलवेज टुवर्ड्स बेस। लेंस क्या करेगा? लेंस विल आइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज। वो सिर्फ एक डायरेक्शन में बेंड नहीं करता, सभी डायरेक्शन में बेंड करता है, एंड इट विल कन्वर्ज और इट विल डाइवर्ज। ये तीनों के एक्शन का डिफरेंस है। ओके, तो ये प्रिज्म का एक्शन हुआ। अब इसके बाद प्रिज्म के इस एक्शन में हमने एक स्पेशल चीज पढ़नी है। इसका जो डेविएशन होता है उसका बिहेवियर एक पेक्यूलियर बिहेवियर होता है, और उसके लिए हम पढ़ेंगे देयर इज ए सिचुएशन which is called minimum deviation. Minimum deviation. ये minimum deviation क्या होता है? Minimum deviation के लिए हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल के साथ एंगल होता है, उस एंगल को हम आर्बिट्रेरली कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। जिधर से हम रेज को लाएंगे उसके बेसिस पर ये एंगल बनेगा। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक पर्टिकुलर छोटी सी वैल्यू पे रखा, लेट अस से 20 डिग्री। उससे डेविएट होने के बाद कुछ एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा। उसके बाद हम उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते चले गए ग्रेजुअली। 20 को 25 किया, 30 किया, 35 किया, 40 किया, 45 किया, 50 किया, और एंगल ऑफ डेविएशन को स्टडी करते गए। अब उस एंगल ऑफ डेविएशन को जब हम स्टडी करते हैं, उसको टेबुलेट करते हैं और देखते हैं उसका बिहेवियर कैसा होता है। तो देखिए हमने क्या किया, एक रे ली, ये लाइट रे है, और यहां पर हमने एक प्रिज्म रखा ऐसा, ये इसका नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये प्रिज्म का फेस है, ये नॉर्मल है, और ये एंगल कितना बना? I1। लेट अस से ये एंगल 20 डिग्री बना। ये है रे नंबर 1। जब ये एंगल 20 डिग्री बनाया, ये रे नंबर 1 गई, यहां से ऐसे गई इसके अंदर और टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर यहां से निकली अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये ऐसे चली। ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी और ये इसकी बाहर निकलने की डायरेक्शन है। तो ये क्या बना? डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, एंड दिस इज रे नंबर 1। अब हमने क्या किया, इस प्रिज्म को थोड़ा सा घुमा दिया ऐसा। अगर हमने इस प्रिज्म को ऐसा घुमा दिया तो इसका नॉर्मल भी ऐसे आ गया। अब इंसिडेंट रे का एंगल कितना हो गया? 25, 20 था, 25 हो गया। तरीका समझ आया कि पहले प्रिज्म ऐसे था, अब हमने प्रिज्म को ऐसा कर दिया,
एंगल बढ़ गया, और ऐसा कर देंगे और एंगल बढ़ जाएगा, और ऐसा कर देंगे और एंगल बढ़ जाएगा। इस तरह से हम प्रिज्म के साथ एंगल बढ़ाने के लिए या तो इसको ऐसा घुमा सकते हैं या प्रिज्म को ऐसा घुमा सकते हैं, एंगल चेंज हो जाएगा। इस तरह से हम एंगल को चेंज करते जा रहे हैं। मैं इसको दिखा रहा हूं क्योंकि मैं इंसिडेंट रे को चेंज नहीं करना चाहता, ताकि आप कंपेयर कर सकें। तो ये फर्स्ट सिचुएशन जब इसकी थी, नॉर्मल की, ये फर्स्ट सिचुएशन थी, तो हमारी इंसिडेंट रे इधर निकल रही थी। जब हमने इसको ऐसा किया तो हम क्या देखते हैं कि इंसिडेंट रे इधर निकलती है। ये कौन सी सिचुएशन है? नंबर 2। तो जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये कैसा हो गया? कम हो गया। उसके बाद हमने और प्रिज्म को घुमाया, ये एंगल और बड़ा हो गया। दिस इज रे नंबर 3। आई को क्या करते जा रहे हैं? बढ़ाते जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो रे निकलती है वो यहां आ गई 3। ये एंगल कैसा हो गया? छोटा हो गया। पहले इतना बड़ा था, फिर इतना छोटा हुआ, फिर इतना छोटा हुआ। आई को हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। डेविएशन का एंगल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। फिर हमने इसको किया 4 किया तो ये और कम हो गया, ये 4। उसके बाद इसको और बढ़ाया और ये 4 था, इसको और बढ़ा के अब हमने कर दिया ये नॉर्मल यहां पर, दिस इज 5। तो ये अब और कम नहीं हुआ। जब हमने इसको 5 किया तो ये रे ऐसे गई और यहां से आ गई 5। अब ये एंगल क्या हो गया? बढ़ गया। फिर हमने इसको और बढ़ाया नंबर 6, तो हमने देखा नंबर 6 यहां आ गया, एंगल फिर बढ़ गया। ये ओरिजिनल डायरेक्शन है। फिर और बढ़ाया नंबर 7, ये नॉर्मल है। तो हम प्रिज्म को ऐसा घुमाते जा रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ते जा रहा है। हमने शुरू किया था 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th रे है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना गया? 50। अब जब हम देखते हैं तो ये यहां आ गया 7, इतना बड़ा एंगल। ये इसका बिहेवियर होता है। अब इस बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लगातार इंक्रीज कर रहे हैं और एंगल ऑफ डेविएशन क्या कर रहा है? एंगल ऑफ डेविएशन पहले कम होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंचता है, उसके बाद फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। ये जिस पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंचेगा, हमने प्रिज्म को वही रोक दिया। अब ये जो डेविएशन हो रहा है, ये कैसा डेविएशन है? इतने सारे डेविएशन में ये वाली डेविएशन की वैल्यू कैसी है? मिनिमम। दिस इज कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये प्रिज्म पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते जा रहे हैं प्रिज्म को घुमा के। तो एक पर्टिकुलर एंगल में ये जो 4 नंबर के साथ ये वाला इंसिडेंट एंगल बनता है, उस समय हम क्या देखते हैं कि ये एंगल ऑफ डेविएशन है और ये एंगल ऑफ डेविएशन सबसे छोटा है। तो जब हम इस सेटिंग में रखेंगे, प्रिज्म ऐसा रहेगा, ये यहां से इंसिडेंट रे जा रही है, ये नॉर्मल है, ये ऐसे जाएगी, इधर निकलेगी, उस समय एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा। ये डेविएशन मिनिमम डेविएशन है। वहां पर हमने प्रिज्म को रोक दिया, तो ये सेटिंग कौन सी हो गई? सेटिंग ऑफ मिनिमम डेविएशन। और ये जो एंगल डेविएशन का है, ये क्या कहलाता है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इसको छोड़कर आप आई को कम रखिए या आई को ज्यादा रखिए, दोनों केस में आपको डेविएशन कैसा मिलेगा? ज्यादा। दोनों केस में 1 है तो भी डेविएशन ज्यादा है, 7 है तो भी डेविएशन ज्यादा है। एक पर्टिकुलर वैल्यू पर डेविएशन कम होता है। दिस इज कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो नोट करिए, क्या बढ़ा रहे हैं? I1 जब हम बढ़ा रहे हैं, हाँ, I1 जब हम बढ़ाते हैं तो दोनों का एडिशन लेना है।
जब हम I1 बढ़ाते हैं तो हो सकता है I2 एकदम कम हो जाएगा। ओके, हम I1 बढ़ाते हैं, I2 भी बढ़ जाता है। अगर I1 बढ़ाने से I2 बढ़ गया तो डेविएशन कैसा हो गया? ज्यादा। यही होता है। तो सर फिर इस केस में तो अच्छा, I1 को जब हम बढ़ाते जा रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि I2 कम होता जाए। अगर I2 कम हो गया तो क्या होगा? मान लीजिए ये 25 है, उस समय ये 75 है। कितना सम हुआ दोनों का? 25 75 100 हो गया। अब हमने इसको कर दिया 30 और ये इसको हमने देखा, ये हो गया 65। 30 प्लस 65 95, डेविएशन कम हो गया। फिर हमने इसको बढ़ाया, इसको कर दिया हमने 40। इसको जब 40 किया तो देखा ये हो गया 50। अब कितना हो गया? 90। तो डेविएशन और कम हो गया। तो सर इमर्जेंट एंगल का रिलेशन क्या होगा इंसिडेंट एंगल से? इंसिडेंट एंगल से इमर्जेंट एंगल का रिलेशन, ये रिलेशन ठीक है, लेकिन ये रिलेशन जो है इसमें आपको I1 पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है देन इट इज अ सिंपल प्लस माइनस, बस। तो देखिए मिड वैल्यू से, सुनिए, दो नंबर का सम 100 है। मिड वैल्यू से अगर आप इधर जाते हैं तो गैप बढ़ता है, ठीक है, वही चीज यहां भी होती है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डेविएशन जिसमें दो इन्वॉल्व हैं, दो सरफेसेस इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये बिहेवियर थोड़ा सा पिक्यूलियर होता है। तो ये यही बिहेवियर, जो पिक्यूलियर बिहेवियर है, इसी को तो हम स्टडी कर रहे हैं कि ये क्या दिखाता है हमको कि एक पर्टिकुलर एंगल तक डेविएशन की एक वैल्यू होती है और उसके बाद अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू फिर से बढ़नी शुरू हो जाती है। ये I1 प्लस I2 के कारण है। I1 प्लस I2 फिर से बड़ा होना शुरू हो जाता है, ये हमने उसमें ऑब्जर्व किया, ठीक है। सर जब यहाँ से रे जा रहे हैं I1 से I2 में, तो ऐसी कंडीशंस होंगी जब I1 बढ़ेगा और I2 कम होता जाएगा। I1 बढ़ेगा तो I2 कम होता जाएगा। हाँ, हो सकती है, होती है, शुरू में यही होता है। जब हम 20 डिग्री से 35 डिग्री तक जाते हैं तो हम I1 बढ़ा रहे हैं, I2 कम हो रहा है। लेकिन जब 35 डिग्री के बाद हम I1 बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं I2 भी बढ़ता जा रहा है। इससे मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है? जब शुरू में कम हो रहा है फिर बाद में बढ़ रहा है? ये इसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर नॉर्मल के साथ कितना एंगल, यहाँ रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना, फिर यहाँ पर दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, फिर रिफ्रैक्शन होगा उसका एंगल कितना, उस पर डिपेंड करता है, उस कैलकुलेशन, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअल देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो एक्चुअली हमने क्या देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ एंगल ऑफ डेविएशन का ऐसा रिलेशन है। इस रिलेशन को हमने कैलकुलेट किया और इसका टेबल बनाकर इसको हमने ग्राफ बनाया। ओके, तो इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो देखिए कैसा बनता है। इसका हमने टेबुलेट किया, इसमें ये एक्सपेरिमेंट आपको करना भी होता है, या रादर आई डेल्टा, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है सिलेबस में। तो यहाँ पर आई की वैल्यू हमने रखी 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डेल्टा की वैल्यू है, ये डेल्टा की वैल्यू हमको अलग अलग मिलती है। जैसे यहाँ पर हमको मिलेगी 50, फिर ये कम हो जाएगी 40, फिर ये कम हो जाएगी 35, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर हमने देखा 36, ये फिर उसके बाद यहाँ पर हो गई 42, फिर यहाँ पर हो गई 48, यहाँ पर हो गई 56। ये लगातार इंक्रीज हो रही है। इसके साथ क्या हो रहा है, पहले कम हुई उसके बाद बढ़ती चली गई। अब इसमें अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं ऐसे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज
एंगल ऑफ डेविएशन, y एक्सिस पे डेविएशन लेते हैं और x एक्सिस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं। यहां पर हमने बनाया दिस इज 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, इस तरह का बनाया और यहां पर डेल्टा की अलग अलग वैल्यू ली हाइट के अनुसार। तो 20 पर वैल्यू 50 है, उसके बाद इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, 30 पे वैल्यू और कम होती है, 35 पर वैल्यू करीब करीब वैसी रहती है, फिर 42 पर 40 पर वैल्यू 42 हो गई और बढ़ गई, और फिर 45 पे वैल्यू और बढ़ गई और 50 पे जाके वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई। इस तरह से ये पॉइंट बने। अगर इन सब पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो हमको एक ग्राफ बनेगा। ये जो ग्राफ बनेगा इसी के लिए आपको पर्टिकुलरली अपने प्रैक्टिकल पर ध्यान देना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट? देखिए 30 एंगल जब इंसिडेंस था तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन कितना था? 35। उसके बाद ये कम होते आ रहा है, 35 हुआ तो फिर से बढ़ गया, तो मिनिमम डेविएशन कितना हुआ? दिखता है 35। लेकिन देखिए यहां पर 30 था और ये 35 है, इसके बीच में 5 का गैप है। हो सकता है कि ये जब हम 30 को 31 करें तो ये 34 हो जाए, फिर इसको हम 32 करें तो ये 33 हो जाए, फिर इसको 34 करेंगे तो ये 33 बढ़ के 35 हो जाएगा, और फिर 35 करेंगे तो ये बढ़ के 36 हो जाएगा। ऐसे में मिनिमम कितना होगा? 33। लेकिन हम नहीं देख पाए उसको, क्यों? क्योंकि हमने 30 के बाद डायरेक्ट क्या लिया है? 35। उसमें हमारे रीडिंग में एरर आ जाएगी। हम क्या लेके शो कर रहे हैं? 35, जबकि होना कितना चाहिए था? 33, पर हमने उतना आई लिया ही नहीं। हो सकता है अगर हम यहाँ पर कहीं आई लेते 33, 34 या 36 ऐसा, तो हमारे को डेविएशन का एंगल और भी कम मिलता, पर हमने बीच में लिया ही नहीं, यहाँ पर रीडिंग नहीं ली, क्योंकि हर एक डिग्री की हम रीडिंग नहीं ले सकते। तो फिर हम मिनिमम डेविएशन कैसे निकालेंगे? तो उसका आंसर है इतने सारे ही पॉइंट नोट करिए। ये तो 7 है, हम लोग 5 में भी कर लेते हैं। जब ये बनेगा तो आपको इन सबको आपस में मिलाना है, और मिलाने की टेक्निक है कि इसको आपने स्मूथ कर्व से मिलाना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्मूथ कर्व क्या होता है? देखिए मैं इसको 2 तरीके से मिलाता हूं, एक ऐसे, ऐसा, 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 ये, और ये एक तरीका है मिलाने का। दूसरा तरीका देखिए, ये जो दूसरे तरीके से हमने मिलाया, दिस इज ए स्मूथ कर्व। फिर से और हमारे पॉइंट कहां थे? इस तरह से। जब हम स्मूथ कर्व बनाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि ये हमारा कर्व इन्हीं सब पॉइंट से जाए। हो सकता है कुछ पॉइंट अंदर रह जाए, कुछ पॉइंट बाहर आ जाए, चलेगा। ये हमारे एक्सपेरिमेंट की एरर हो सकती है। लेकिन हमें बनाना स्मूथ कर्व, उसमें बीच में कहीं ऐसे क्लिंक नहीं आने चाहिए कि थोड़ा सा ऐसा मोड़ लिया या ऐसा मोड़ लिया, सो इट हैज टू बी स्मूथ। कोशिश हम ये करते हैं कि या तो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट उस पर आए, नहीं तो जितने पॉइंट अंदर आते हैं उतने पॉइंट बाहर चले जाए, ताकि हमको ये लगे कि वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को कवर कर रहा है, सही वैल्यू को, एवरेज वैल्यू को कवर कर रहा है। अब जो समझने की बात है, ये अभी हम क्या देख रहे थे कि ये सबसे नीचे पॉइंट था हमारी रीडिंग में। जब हम इसको कर्व बनाते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी नोक इसके नीचे चली गई, दिख रहा है ये वाली। इसका हर पॉइंट क्या दिखाता है? एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस।
तो ये पॉइंट क्या दिखाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। ये अब इसकी रीडिंग हमारे टेबल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने एक रीडिंग यहां ली थी, उसके बाद एक रीडिंग यहां ली थी, यहां रीडिंग ही नहीं ली थी। हमको तो पता नहीं कि यहां पर मिनिमम आता है, लेकिन ये ग्राफ से ये पकड़ में आ गया कि मिनिमम यहां पर आता है। तो हमको इसके इंसिडेंस से मतलब नहीं है, हम ये वाली लाइन यहां खींचते हैं और ये जो एंगल आएगा ये क्या होगा? मिनिमम डेल्टा, मिनिमम डेविएशन। क्योंकि कर्व में एक कॉर्नर नोक आएगी नीचे और ये जो नोक आएगी ये इन दोनों के नीचे जा सकती है, जानी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा नीचे हो सकता है। सो दिस इज द मिनिमम एंगल। सिर्फ इतनी सी चीज के लिए हम लोग इतना सारा एक्सरसाइज करते हैं कि इसको कर्व बनाते हैं, सो दैट एरर इज मिनिमाइज्ड। दिस वी गेट मिनिमम एंगल, राइट? सो दिस इज minimum angle of deviation. Angle of minimum deviation. क्या आपने लिखा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है? नहीं लिखा? ओके, नोट करिए। When angle of incidence is increased gradually, when angle of incidence is increased gradually, we observe that angle of deviation initially decrease and then increase again, the minimum value attained by this angle of deviation, minimum value attained by this angle of deviation is known as angle of minimum deviation. Angle of minimum deviation. And this situation is called setting of minimum deviation. Setting of minimum deviation. ये हो गया मिनिमम डेविएशन। इसके बाद एक चीज और नोट करनी है आपको, पहले वो देखिए होता क्या है। हमने इसमें देखा एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर ये वाला मिनिमम डेविएशन है और उस समय ये उसकी करेस्पॉन्डिंग आई की वैल्यू है, जो भी वैल्यू होगी। अगर हमने इस आई की वैल्यू को लेके प्रिज्म को सेट किया तो हम क्या देखते हैं? एक स्पेशल चीज हमको दिखती है और वो स्पेशल चीज यहां पर हमने आई को कौन सी वैल्यू के लिए सेट किया है? मिनिमम डेविएशन के लिए। ये यहां से ऐसे जाएगा और यहां से ऐसे निकलेगा। इमर्जेंट रे ये नॉर्मल है और नॉर्मल के साथ ये इसका एंगल बनता है आई। ये दूसरा नॉर्मल है और इस नॉर्मल के साथ ये एंगल बनता है I1 एंड I2। अभी सेटिंग हमने कौन सी की है? मिनिमम डेविएशन। जब हम मिनिमम डेविएशन के लिए सेट करते हैं, ये दोनों एंगल को नापते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों एंगल इक्वल मिले हमको। तो हमने क्या याद कर लिया? एट द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन द एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल I2
and angle R1 is equal to angle R2. I1 is equal to I2 and R1 is equal to R2. इसको नोट कर लीजिए. It is observed that in the condition of minimum deviation, the angle of incidence is equal to the angle of incidence I1 is equal to I2. I1 is equal to I2 and R1 is equal to R2. I1 is equal to I2 and R1 is equal to R2. Okay. Now, I1 is equal to I2, this is equal to I, and R1 is equal to R2 is equal to R. अब ये बताइए, in condition of minimum deviation, A और R का क्या रिलेशन होगा? Yes. In condition of minimum deviation, A is equal to R plus R और R is equal to A by 2. यहां से मिला हमको इस इक्वेशन से R plus R, so R is equal to A by 2. ओके, I की वैल्यू निकालते हैं सेकेंड इक्वेशन से. सेकेंड इक्वेशन से हमको क्या मिला? डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू I प्लस I प्लस माइनस A. 2I, A को इधर ले आए, so this is delta minimum plus A is equal to 2I. I यहाँ लिखा, 2 को यहाँ ले आए, तो I किसके बराबर हुआ? डेल्टा M प्लस A अपॉन 2. दिस इज I वैल्यू. ये दोनों वैल्यू, I की वैल्यू और R की वैल्यू कब मिलेगी? जब सेटिंग कौन सी हो? मिनिमम डेविएशन. ठीक है? Therefore, refractive index of the material mu is equal to sin I upon sin R is equal to sin I की वैल्यू क्या रखती है? डेल्टा M प्लस A अपॉन 2 to be divided by sin R. sin R की वैल्यू क्या रखनी है? A by 2. ये आ गया म्यू की वैल्यू. So mu is equal to sin delta M plus A by 2 divided by sin A by 2. Okay. This particular equation is used to find out refractive index of the material. But what we have to do the setting. We have to find minimum angle of deviation, and with this we can find out refractive index of the material. यही एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में भी है. किया आप लोगों ने प्रिज्म का? ओके, अगर कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो करेंगे आप लोग आगे. ओके, देन ये हुआ मिनिमम डेविएशन. अच्छा, अब इसके साथ हम लोग एक थोड़ी सी चीज और यूज कर सकते हैं. एक प्रिज्म हम लेते हैं, हमने कांच की 3 प्लेट ली और उन प्लेट को ऐसे हिलाया.
सामने से पीछे से बंद कर दिया, जैसे झोपड़ी बनाते हैं। ये एक एनक्लोज सरफेस हो गई, अंदर से खाली है। दिस इज ए होलो प्रिज्म। ग्लास का बना हुआ है। अब यहां पर अगर एक इंसिडेंट रे आती है तो ये इंसिडेंट रे डेविएट होगी या नहीं होगी? ये इंसिडेंट रे डेविएट होगी या नहीं होगी? तो इसको आप अलग अलग देखिए। इधर एयर है, यहां पर भी एयर है, इन दोनों के बीच ये रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। इस मीडियम की दोनों सरफेस कैसी है? पैरेलल, प्लेन एंड पैरेलल। दिस विल बिहेव लाइक ए स्लैब, और स्लैब डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, इसलिए ये डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। अब यहां पर आया एयर, एयर एंड ग्लास। ये ग्लास कैसा है? बोथ सरफेसेस आर पैरेलल एंड प्लेन। दिस बिहेव लाइक ए स्लैब, तो ये भी इसको डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। सो दिस विल गो स्ट्रेट। समझ आया? अच्छा, अब हमने क्या किया, यहां से इसमें एक लिक्विड डाल दिया। इट मे बी केरोसिन ऑयल, इट मे बी वाटर, इट मे बी ग्लिसरीन, इट मींस एनीथिंग। यहां पर हमने उसको डाल दिया और वो लिक्विड यहां पर गया। ओके, अब हमने फिर से इस रे को भेजा। ये यहां लिक्विड भरा हुआ है, और इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब बताइए ये रिफ्रैक्ट होगी कि नहीं होगी? डेविएट होगी कि नहीं होगी? क्यों? नहीं, आप लोग ठीक रीजन नहीं बता रहे। बीच वाला जो मीडियम है, उस मीडियम की दोनों दीवारों को देखिए। एक वॉल ये है इस मीडियम की, और दूसरी वॉल ये है। ये दोनों वॉल कैसी है? प्लेन एंड नॉन पैरेलल। जबकि ये दोनों कैसी थी? पैरेलल, पैरेलल। लिक्विड जो बीच में है उसके पास क्या चीज है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसकी दोनों सरफेस कैसी हैं? मेकिंग एन एंगल। और ये किसकी शर्त है? ये प्रिज्म बनने की शर्त है कि दोनों सरफेस प्लेन हो, एट एन एंगल हो, और बीच वाले मटेरियल के पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो। इस शर्त को यहाँ कौन पूरा कर रहा है? ग्लास की लिक्विड, लिक्विड। तो ये क्या बन गया? प्रिज्म ऑफ लिक्विड। लेकिन प्रिज्म बना। अब उस प्रिज्म के पास व्यू है, लिक्विड का प्रिज्म है, तो ये तो सीधी जाएगी। सीधी जाने के बाद ये वाला प्रिज्म उसको मोड़ देगा और ऐसा ले आएगा। यस, लेकिन ये वाला डेविएशन किसके कारण हुआ? लिक्विड के कारण कि ग्लास के कारण? ये वाला लिक्विड के कारण हुआ। अगर हम इसमें वो पूरा एक्सपेरिमेंट दोहराएंगे और म्यू निकालेंगे तो म्यू किसका निकलेगा? लिक्विड का, क्योंकि रिफ्रैक्शन का काम किसने किया? लिक्विड ने। इस तरह से होलो प्रिज्म की हेल्प से हम लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो एक बार हमने केरोसिन भरा, उसका म्यू निकल गया, वाटर भरा, उसका म्यू निकल गया, कोई भी ऑयल डाला, ग्लिसरीन डाली, उसका म्यू निकल गया। इस तरह से जिसकी हमको म्यू निकालने की जरूरत हो वो वाला लिक्विड इसमें डालेंगे और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। समझ आया? तो ये इसके लिए यूज किया जाता है। तो याद रखिए, होलो प्रिज्म में ग्लास कोई भी डेविएशन नहीं करता। इट बिहेव्स लाइक ए स्लैब। क्यों? क्योंकि उसकी दोनों सरफेसेस प्लेन और पैरेलल हैं। लिक्विड की दोनों सरफेसेस एंगल है, इंक्लाइंड है, इसलिए वो प्रिज्म की तरह बिहेव करता है और म्यू निकलेगा तो लिक्विड का निकलेगा। So this is the method how we can find out refractive index of a liquid. तो ये हमने प्रिज्म के बारे में सब पढ़ा कि प्रिज्म किस तरह से रिफ्रैक्शन करता है। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज
जो जिसके कारण हमने इसको स्टडी किया है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ था स्लैब के कारण। किसके? सिर्फ जब वो था स्लैब की तरफ काम कर रहा था, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ था। लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ था। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपने शायद नहीं किया है, नहीं किया, अभी कर लेते हैं, जस्ट 5 मिनट लगेगा। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा किसमें होता है? स्लैब। ये एक स्लैब है, इसकी थिकनेस T फॉर थिकनेस। यहां से एक रे ऐसे इंसिडेंट रे आती है और यहां पर हमने नॉर्मल बनाया। ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है I। दिस इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड नॉर्मल। तो ये यहां से जो इसका ये सीधा रास्ता था, ये इसने इसको मोड़ दिया टुवर्ड्स नॉर्मल। ये यहां पर पहुंच गए टुवर्ड्स नॉर्मल। यहां पर फिर रिफ्रैक्शन होना है बिकॉज देयर इज ए इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम्स। तो यहां पर फिर हमने एक नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल। अब जब ये बाहर निकलेगी डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, तो किधर जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो इस डायरेक्शन में जा रही थी, दिस गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये हमने ऑब्जर्व किया ये ऐसे हो, जो इसकी पुरानी डायरेक्शन थी एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में ये चली गई। इस तरह से डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। तो स्लैब में डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, लेकिन ये जो इसका पुराना रास्ता था उस रास्ते पर ये नहीं है, उस रास्ते से पैरेलल इधर आ गई। दिस एक्शन इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जो कि यहां जानी चाहिए थी, स्लैब रखने से यहां आ गई। सो दिस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट पुरानी जगह से कितना स्लाइड हो गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो हमने निकाला। यहां से एक परपेंडिकुलर बनाया, ये परपेंडिकुलर, ये है इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वी विल यूज अ लिटिल बिट ऑफ ज्योमेट्री। देखिए, यहां से ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल को हमने एक्सटेंड किया, ये यहां से यहां तक ये वाली लेंथ कितनी है? T थिकनेस। ये एंगल I है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? R। दिस इज एंगल I, दिस इज एंगल R। ओके, अगर ये एंगल R है तो ये वाला एंगल कितना होगा? यस, ये I है, इसका अपोजिट एंगल I, उसमें से R को छोड़ दीजिए, दिस इज I माइनस R। ये एंगल आ गया। इसका हम कुछ नाम दे देते हैं, P Q R S। ये रे है, P से Q, Q से R, R से S। इसका हमने नाम दे दिया M। Then how much is lateral displacement? RM। ये lateral displacement है। ओके, ये थिकनेस है, थिकनेस को हमने T माना। अब हमको मालूम क्या क्या है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसकी थिकनेस T। इसके बेसिस पर हम इसको निकालना चाहते हैं कि ये RM कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा।
तो ज्योमेट्री से शुरू करते हैं। सबसे पहले आर एम किस ट्रायंगल में आता है? आंसर है आर एम इस ट्रायंगल में आएगा क्यू आर एम एंड दिस इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज आई माइनस आर। ये परपेंडिकुलर है इसके लिए, तो हम इसकी साइन ले सकते हैं। सो दिस विल बी व्हाट? साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर। दिस इज इक्वल टू आर एम upon this hypotenuse. How much is hypotenuse? QR. RM upon QR. ये हो गया। अच्छा, उसके बाद QR हमको नहीं चाहिए, QR हमें नहीं चाहिए। हम किसको पहचानते हैं? T। तो ये वाला ट्रायंगल लीजिए। इस ट्रायंगल में T और QR का क्या रिलेशन है? cos r, cos r is equal to T upon QR। ठीक है, अब इन दोनों में से QR को एलिमिनेट कर दीजिए और RM की वैल्यू निकालिए। ये छोटी सी मैथमेटिक्स करिए। यहां से QR की वैल्यू ले लो, यहां रख दो और RM को आइसोलेट करो। RM की वैल्यू कितनी होती है बताओ? ठीक है, ये वैल्यू आ गई, 2 स्टेप में आ जाएगा ये। ठीक, ये क्या चीज है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है? ये क्या चीज है? आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा उतना लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। तो यहां से अगर हम ऐसा कर देंगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन का आंसर तैयार होता है कि अगर आपको 2 डायग्राम दिए हैं, एक में ऐसा है और दूसरे में ऐसा है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा होगा? जिसका आई बड़ा होता है। दूसरा, ये T, व्हाट इज T? थिकनेस, और ये न्यूमरेटर में है। जितनी थिकनेस ज्यादा होगी उतना लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा और ये हमको विजुअली दिखता है। ये देखो, ये टेढ़ी जा रही है और ये इसको इससे दूर करते जा रही है। जितनी दूर तक ये जाएगी उतना ये गैप बढ़ता जाएगा और ये कितनी दूर जाएगी? जितना मोटा स्लैब। अगर ये स्लैब इतना मोटा होता तो ये यहां तक जाता, फिर बाहर निकल के पैरेलल हो जाती, इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट हो जाता। इसलिए डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? थिकनेस। ठीक, तो ये है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब जब हम प्रिज्म की बात कर रहे थे, प्रिज्म की वॉल जो हम लेते हैं, हॉलो प्रिज्म की वॉल, उसकी थिकनेस बहुत कम होती है, 1 मिलीमीटर। तो T की वैल्यू कितनी हो गई? 10⁻⁻3। तो उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल हो गया। समझ में आया? आई की भी उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती है, इसलिए उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं के बराबर होता है एंड वी कैन ऑलवेज नेग्लेक्ट दैट। इसी तरह से जितने भी पतले ग्लास होते हैं, विंडो ग्लासेस, उसके लेटरल डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होते हैं बिकॉज ऑल दिस डिपेंड्स अपॉन T। और आई भी हम लोगों का कम होता है। आई कैसे कम होता है? क्योंकि ये अगर स्लैब है तो हम ऐसा साइड से कम देखते, सामने से ज्यादा देखते। तो अगर ये ग्लास है और हम इसको यहां से देख रहे हैं तो नॉर्मल कहाँ है? ये तो नॉर्मल है, तो ये आई कितना बना? 5 डिग्री, 10 डिग्री। तो आई भी छोटा है, T भी छोटा है, इसलिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन हमको उसका फॉर्मूला मालूम है, ये आई पे डिपेंड करता है और T पर डिपेंड करता है। सो दिस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, स्लैब में बस हमको इतना ही स्टडी करना है। और प्रिज्म में अभी आपने देखा कि प्रिज्म क्या करता है?
डेविएट करें रे। अब एक चीज स्पेशल हम लोग करेंगे और वो है